Hi everyone, welcome back to Stating B. So this video will be about important questions, one short video जिसके अंदर मैंने टोटल 9 क्वेश्चंस कवर करे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशन के अंदर जरूर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर। सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने काम करने वाले वर्क एम्प्लॉयज को मैनेज करती है ताकि इफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सके, एंड साथ ही साथ ये सारे एम्प्लॉयज आपस में मिलकर कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी भी कंपनी के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपेंसेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड लीगल कंप्लायंस जैसी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं। Now let's discuss objective of human resource management. So first can be recruitment and selection. यानी कि human resource management के अंदर जो कंपनी होती है वो qualified individuals को हायर करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड विल बी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर बेसिकली कंपनी अपने एम्प्लॉयज की स्किल्स को इन्हांस करती है, उनको नॉलेज प्रोवाइड करती है, उनके लिए कई सारे सेमिनार्स और वेबिनार्स कंडक्ट करती है। थर्ड विल बी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसके अंदर कंपनी ओवरऑल मॉनिटर करती है और अपनी एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट विल बी कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स। बेसिकली इसके अंदर कंपनी फेयर सैलरी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है हर एक एम्प्लॉय को और इंसेंटिव्स भी देती है। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉय वेलफेयर। इसके अंदर कंपनी हेल्थ, सेफ्टी और जॉब सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन विल बी कंप्लायंस विद लेबर लॉज, यानी कि इसके अंदर कंपनी बेसिकली एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस और रूल्स को मेंटेन करती है। नेक्स्ट वन विल बी वर्कफोर्स प्लानिंग। इसके अंदर कंपनी एनालाइज करती है और प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड की, यानी कि कंपनी के अंदर अगर कोई वैकेंसी खाली होने वाली है तो किस पोस्ट में कौन सी वैकेंसी, कितने पर्सन की वैकेंसी खाली होगी, इसको कंपनी ओवरऑल एनालाइज करती है कि इन फ्यूचर उन्हें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कितने एम्प्लॉयज की नीड पड़ सकती है, और अगर उन्हें ज्यादा एम्प्लॉयज की नीड पड़ती है जितने अभी उनके काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इस केस में कंपनी हायर करती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द की फंक्शंस ऑफ एन एचआर मैनेजर। सो बेसिकली एचआर मैनेजर एक ऐसा पर्सन होता है जिसको कंपनी के अंदर अलग अलग वेरियस फंक्शंस को मेंटेन करना पड़ता है, एंड इसी के बिहाफ पे जो एचआर मैनेजर होता है वो स्मूथ मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को भी इंश्योर करके चलता है। बेसिकली जो एचआर मैनेजर है वो किसी भी कंपनी के अंदर कई सारे फंक्शंस को देखता है। फर्स्ट वन इज प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर जो एचआर मैनेजर होता है वो फ्यूचर वर्कफोर्स नीड को प्लान करता है, उसको फोरकास्ट करता है, समझने की कोशिश करता है कि हमारी कंपनी के अंदर अभी कितने लोग काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर हमें कितने लोगों की नीड होती है। तो बेसिकली इस चीज को वो समझता है इन एडवांस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फिर उसके लिए वो कई सारी स्ट्रैटेजीज बनाता है, बिकॉज अगर कंपनी के अंदर उन्हें एम्प्लॉयज को हायर करना है तो कंपनी को रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करना पड़ता है, जिसके लिए एचआर मैनेजर जो होता है वो स्ट्रैटेजीज को डेवलप करता है, एंड कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज को भी रिटेंशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, उन्हें अपनी कंपनी के अंदर रोकने की कोशिश करता है जिनके अंदर रियल टैलेंट होता है। नेक्स्ट वन विल बी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसके अंदर जो एचआर मैनेजर होता है वो जॉब वैकेंसीज को आइडेंटिफाई करता है कंपनी के अंदर, एंड जॉब रोल्स को भी डिफाइन करता है कि पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के अंदर हमें ये जॉब रोल्स चाहिए। नेक्स्ट वन इज अट्रैक्टिंग, स्क्रीनिंग एंड हायरिंग सुटेबल कैंडिडेट्स। फिर जॉब वैकेंसी एंड जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग वो कैंडिडेट्स को हायर करते हैं, उनको स्क्रीन करते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन विल बी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर जो एचआर मैनेजर होता है वो एम्प्लॉयज को कई सारी स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम्स के अंदर इनरोल करवाता है, उनको कई सारी स्किल को इन्हांस करने वाली ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता है, कई सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट कराना, सेमिनार्स कंडक्ट करवाना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी उन्हें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन विल बी परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसके अंदर बेसिकली जो कंपनी होती है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवैल्यूएट करती है, एंड इसके लिए एचआर मैनेजर को ही इवैल्यूएट करना होता है कंपनी की ओवरऑल, मतलब एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इन द कंपनी। इसके अंदर जो एचआर मैनेजर होता है वो एम्प्लॉयज को फीडबैक भी प्रोवाइड करता है, एंड उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान्स को भी सेट करता है। नेक्स्ट वन इज कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स। इसके अंदर जो एचआर मैनेजर होता है वो सैलरीज को मैनेज करता है, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करता है, एंड बोनस भी प्रोवाइड करता है टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज, एंड वो ये भी मेंटेन करता है कि जो भी पॉलिसीज है एम्प्लॉयज की बेनिफिट के रिगार्डिंग, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान्स, वो हर एक एम्प्लॉय को डिजाइन होने चाहिए। ठीक है, उनको पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट वन विल बी एम्प्लॉय रिलेशंस। एम्प्लॉय रिलेशन के अंदर बेसिकली जो एचआर मैनेजर होता है वो ग्रीवेंसेस को हैंडल करता है, कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिजॉल्व कराने की कोशिश करता है, एंड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन को भी इंश्योर करता है, उसको मोटिवेट करता है। नेक्स्ट वन विल बी कंप्लायंस विद लेबर लॉज। इसके अंदर जो एचआर मैनेजर होता है वो लीगल एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस के साथ इंश्योर करता है कि हमारी कंपनी के अंदर हर चीज़ लीगली होनी चाहिए, कोई भी चीज़ इलीगल नहीं होना चाहिए, किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई भी मिसकंडक्ट बिहेवियर नहीं होना चाहिए, एंड इसके अंदर वो इथिकल वर्क प्लेस पॉलिसीज को भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है।
थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट, दैट इज व्हाट आर द इमर्जिंग चैलेंजेस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं हम। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व वाला प्रोसेस है, एंड कंपनीज क्या करती हैं, कई सारे मल्टीपल चैलेंजेस को फेस करती हैं इन रिगार्ड टू द ह्यूमन रिसोर्स इफिशिएंसी। अगर कंपनीज को अपनी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की इफिशिएंसी को इन्हांस करना है, उसको बढ़ाना है, तो इसके लिए उन्हें अच्छे अच्छे टैलेंट को हायर करना पड़ेगा कंपनी के अंदर, जो हमारी कंपनी को कई सारी प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंजिंग होता है कंपनी के लिए कि कैसे वो राइट कैंडिडेट को राइट टाइम पे राइट प्रोफाइल के लिए हायर करेगी। Now, the key challenges in human resource management, and first challenge will be workforce diversity. अब हमें पता है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अलग अलग कल्चर से, एज ग्रुप से और बैकग्राउंड से आते हैं, तो इतनी सारी डाइवर्सिटी को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना दैट इज़ अ चैलेंज, ठीक है। इसके अंदर कंपनी को इक्वालिटी को मेंटेन करना पड़ता है, प्रमोट करना पड़ता है और हर एक एम्प्लॉय को इक्वल चांस देना पड़ता है विद इन द कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट चैलेंज विल बी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब हमें पता है धीरे धीरे करके ऑटोमेशन का ज़माना आ रहा है, एआई दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, डिजिटल ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम्स आ रहे हैं, तो कंपनी किस तरीके से इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करेगी दैट इज़ अ चैलेंज। इसके अंदर कंपनी को एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि कैसे वो नई एचआर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे, ताकि कंपनी ये जो चैलेंज है उसको ओवरकम कर सके, एंड जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है इन द वर्क इन्वायरमेंट उसको कंपनी अडेप्ट कर सके एंड कंपटीशन के अंदर लॉन्ग रन तक स्टे कर सके। थर्ड चैलेंज विल बी ग्लोबलाइजेशन। अब बेसिकली इसके अंदर हमें पता है कि कोई भी कंपनी के अंदर काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मल्टीपल लोकेशन से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कंट्रीज से भी आते हैं, तो कंपनी को इनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना पड़ता है। इसके अंदर कंपनी को इंटरनेशनल लेबर लॉज को भी समझना पड़ता है, एंड कल्चर में जो डिफरेंस आता है उसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक स्मूथली वे में रन हो सके। नेक्स्ट वन विल बी वर्क लाइफ बैलेंस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज, मतलब ये चैलेंज आता ही आता है कंपनीज के अंदर। अब इसके लिए क्या करते हैं कंपनीज, अलग अलग पॉलिसीज को निकाल देती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड इन पॉलिसीज के बिहाफ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपनी वर्क एंड पर्सनल लाइफ को मैनेज कर पाते हैं थोड़ा ईजी वे में। इसके अंदर कंपनी फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट भी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती हैं, ताकि उन्हें थोड़ा सा अपने लिए पर्सनल लाइफ के लिए भी टाइम मिल जाए। नेक्स्ट वन विल बी रिटेंशन एंड मोटिवेशन। इसके अंदर कंपनी को क्या करना पड़ता है, जो भी टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंगेज रखना पड़ता है, उनको हाई टर्नओवर प्रिवेंट करना पड़ता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट दैट इज उनको कई सारे रिवॉर्ड्स और रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम्स भी देने पड़ते हैं, ताकि अगर कंपनी उन्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं देगी, उन्हें उनके काम के लिए प्रशंसा नहीं मिलेगी, तो इससे जो एम्प्लॉयज़ होंगे वो मोटिवेट फील नहीं करेंगे, एंड वो कंपनी के अंदर रुकना भी नहीं चाहेंगे जब उन्हें पता है कि कंपनी हमें अप्रेजल ही नहीं देती है। नेक्स्ट वन विल बी लीगल एंड इथिकल इश्यूज। इसके अंदर कंपनी इंश्योर करती है कंप्लायंस को विद लेबर लॉज, एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज एंड वर्क प्लेस एथिक्स। अब इसके अंदर कंपनी कोई भी सेक्सुअल हेरेसमेंट अगर उनकी कंपनी के अंदर कंडक्ट हो रहा है तो उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना, डिस्क्रिमिनेशन कोई भी नहीं आना चाहिए, एम्प्लॉय ग्रीवेंस को फेयरली मैनेज करना, ये सारी चीज़ें कंपनी को मेंटेन करनी पड़ती है। बेसिकली हर एक लीगल और इथिकल इश्यूज को कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है, एंड दैट इज अ completely challenge. Now, the fourth important question will be what is human resource planning and explain its important. This is also a very important question, guys. So listen to it very carefully. Okay, easy language में आपको समझा दूंगी. So human resource planning का मतलब होता है जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, फोरकास्ट करती है। फोरकास्ट का मतलब होता है एडवांस में, कंपनी एडवांस में एनालाइज कर देती है कि अभी हमारी कंपनी के अंदर करेंटली कितने इंप्लॉयज काम कर रहे हैं, एंड मान लेते सपोज करते हैं कि कंपनी को किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी को कितने इंप्लॉयज की, कितनी वर्क फोर्स की नीड हो सकती है, कितने ह्यूमन रिसोर्स की नीड हो सकती है, तो कंपनी उसको एनालाइज कर लेती है, एंड उसी के बिहाफ पे कंपनी स्ट्रैटेजीज को बनाती है, ताकि वो राइट पर्सन को राइट स्किल के साथ राइट टाइम पर हायर कर सके कंपनी के अंदर। जिससे क्या होता है, अगर कंपनी को किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है इन फ्यूचर, तो कंपनी के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी होगी तो इससे क्या होगा, जो उनका प्रोजेक्ट होगा वो डिले हो जाएगा, एंड कंपनी उस प्रोजेक्ट पे फुली फोकस तरीके से काम नहीं कर पाएगी, एंड जो उनके ऑब्जेक्टिव्स मीटअप होने वाले होंगे उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग वो भी मीटअप नहीं हो पाएंगे। एंड इससे इस चीज़ की भी इंश्योरिटी होती है कि राइट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज राइट स्किल के साथ कंपनी के अंदर मौजूद होते हैं जब भी कंपनी को उनकी ज़रूरत होती है। Now there is importance of human resource planning. So first importance will be ensure workforce availability. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना चाहिए कि उनके कंपनी के अंदर इनफ एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड को मीट कर सके। नेक्स्ट विल बी प्रिवेंट टैलेंट शॉर्टेज। इसके अंदर कंपनी आइडेंटिफाई करती है अगर कहीं पर भी उन्हें लगता है स्किल गैप आ रहा है, एंड उसको वो
प्लान फिर यानी कि फर्दर वो प्लानिंग करती है हायर करने की। अगर कंपनी को लगता है कि कहीं पर भी कोई भी स्किल गैप आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेगी, वो प्लानिंग करेगी नए एम्प्लॉयज को हायर करने की, ताकि वो स्किल गैप्स को कम कर सके, उसको भर सके। नेक्स्ट वन विल बी रिड्यूस रिक्रूटमेंट कॉस्ट। क्या होता है, अगर कंपनी वर्क फोर्स प्लानिंग को अच्छी तरीके से, इफिशिएंट तरीके से मेंटेन करती है, तो इससे जो इमरजेंसी हायरिंग की नीड होती है वो कम हो जाती है। बिकॉज अगर कंपनी प्रॉपर तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज कर रही है, फ्यूचर फोरकास्ट कर पा रही है अच्छे तरीके से, तो यहाँ पर कंपनी को पहले ही पता चल जाता है कि उन्हें आगे जाकर इतने एम्प्लॉयज़ की नीड होती है। तो क्या करती है कंपनी, एडवांस में ही जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर करके अपनी कंपनी के अंदर कई सारे नए एम्प्लॉयज़ को एंड ह्यूमन टैलेंट को हायर कर लेते हैं, जिससे उन्हें इमरजेंसी हायरिंग की नीड नहीं पड़ती। नेक्स्ट वन विल बी सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ। इसके अंदर कंपनी एचआर पॉलिसीज बनाती है जो उनके बिजनेस गोल से अलाइन होते हैं। नेक्स्ट इज मैनेजेस एम्प्लॉय टर्नओवर, जिससे बेसिकली क्या होता है, हमें सक्सेशन प्लानिंग में हेल्प मिलती है एंड करियर डेवलपमेंट में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट इज इंश्योर कंप्लायंस विद लेबर लॉज। इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट के रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज होती है उसको कंपनी मेंटेन कर सकती है, इंश्योर कर सकती है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज जॉब एनालिसिस, एक्सप्लेन जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब एनालिसिस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कंपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, फिर उसको स्टडी करती है रिगार्डिंग द जॉब रोल्स, जिसके अंदर हम कई सारी ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, स्किल्स को और वर्क कंडीशंस को डिफाइन करते हैं। इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, जॉब एनालिसिस का मतलब होता है कोई भी जॉब प्रोफाइल को एनालाइज करना अच्छे तरीके से, जिसके अंदर कंपनी क्या करती है, जॉब रोल्स के रिगार्डिंग, यानी कि अगर हम कोई भी कैंडिडेट को हायर कर रहे हैं तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज बनती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, क्या स्किल्स उसके पास होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को लिख देती है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को वो कलेक्ट करती है, जिसके बिहाफ पर वो जॉब एनालिसिस करती है। नेक्स्ट दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के ही हमारे कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि आउटलाइन करता है ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, वर्किंग कंडीशन को किसी भी स्पेसिफिक जॉब के अंदर। इसके अंदर हम जॉब टाइटल, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप्स और वर्क एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों को भी मेंशन करते हैं। नेक्स्ट वन इज जॉब स्पेसिफिकेशन। ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है क्वालिफिकेशंस को, एक्सपीरियंस को और स्किल्स को जो हमें जॉब के लिए रिक्वायर होती हैं। इसके अंदर एजुकेशनल बैकग्राउंड, टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इन सारी चीज़ों को मेंशन करा जाता है। Now the next important question, that is what are the resources of recruitment? This is also very important question जो majority of cases में एग्जाम में आता ही आता है। तो मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताया, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं ये पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए। रिक्रूटमेंट के अंदर हमारे कई सारे सोर्सेज होते हैं जो कंपनी रिक्रूट करती है जब कैंडिडेट्स को, तो कई सारे सोर्सेज से वो कैंडिडेट्स को हायर करती है। ठीक है, इसके अंदर कई दो कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट वन इज इंटरनल सोर्सेज, जिसके अंदर पहला हमारा आता है प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब होता है जब कंपनी प्रमोट कर देती है एम्प्लॉय को टू अ हायर पोजीशन। नेक्स्ट इज ट्रांसफर। इसके अंदर कंपनी क्या करती है, बेसिकली शिफ्ट करती है एम्प्लॉयज को दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रेफरल्स। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं, किसी भी कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज, वो रिकमेंडेशन देते हैं कि आप, हमारी रिकमेंडेशन है कि कैंडिडेट थोड़ा अच्छा है तो आप इसको ले सकते हो, एक बार के लिए हायर कर सकते हो। एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं सेकंड। एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर जॉब पोर्टल्स एंड वेबसाइट्स आती है, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, naukri.com, ये सारी चीज़ें। कैंपस रिक्रूटमेंट के अंदर बेसिकली यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करा जाता है, यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट्स को हायर करती है कंपनी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। बेसिकली यहाँ पे रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं जो कि कैंडिडेट की हेल्प करती है हायर होने में। नेक्स्ट इज वॉक इन इंटरव्यू। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंडक्ट करा जाता है उन लोगों के लिए जो कि जॉब सीकर्स है, जिनको जॉब की नीड होती है। Seventh important question, that is define training and development, explain its importance. So training and development की एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ की स्किल्स के ऊपर काम करा जाता है, उसको इन्हांस करा जाता है, उसकी नॉलेज को बढ़ाया जाता है, उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज एबिलिटीज होती है उसको इम्प्रूव करा जाता है, जिससे एम्प्लॉयज़ की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है किसी भी कंपनी के अंदर वो बढ़ जाती है, एंड जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी करियर ग्रोथ पर भी सपोर्ट करता है, ध्यान देता है। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर हम एम्प्लॉयज़ को इतनी सारी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दे रहे हैं तो आखिरकार हम क्यों दे रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो पहली इंपॉर्टेंस दैट इज इंप्रूव एम्प्लॉय स्किल। अगर हम किसी भी एम्प्लॉय की स्किल को बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, जो जॉब में काम करने वाली उसकी प्रोडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंहांस हो जाएगी, एम्प्लॉय की स्किल के अंदर काम होगा और एम्प्लॉय की स्किल भी बढ़ जाएगी, एंड एम्प्लॉय पहले से अच्छी इफिशिएंसी के साथ काम कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सेकेंड वन इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है, अगर एम्प्लॉय को अच्छी ट्रेनिंग मिलती है तो एम्प्लॉय की जो प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी होती है, परफॉर्मेंस होती है, वो बेटर हो जाती है पहले से, ठीक है, वेल ट्रेन उसे करा जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट इज रिड्यूस एरर। अगर हम एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो इससे चांसेस होते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान प्रॉपर ट्रेनिंग जब हम प्रोवाइड करते हैं तो एम्प्लॉय जो एरर करने की, मिस्टेक्स करने के चांसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज बूस्ट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। बेसिकली करियर ग्रोथ के अंदर लीड मिलता है, जॉब सिक्योरिटी भी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट इज एनहांस ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अब जो एम्प्लॉय है अगर हम उसको वेल ट्रेन कर रहे हैं, हर एक चीज़ हम उसे सिखा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी कंपनी के अंदर वो अच्छे तरीके से काम करेगा। तो इससे ऑटोमेटिकली कंपनी की जो इफिशियंसी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, एंड कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के अंदर भी नए सारे आइडियाज़ आते रहते हैं जिससे इनोवेशन भी कंपनी को मिलता है। नेक्स्ट एंड द एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेजोरिटी ऑफ केसेस एग्जामिनेशन पूछा जाता है। सो ट्रेनिंग के कई सारे मेथड्स होते हैं, उसको कई सारे मेथड में क्लासीफाई करा गया है। फर्स्ट वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर फर्स्ट वन आता है दैट इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होता है, आप जो एम्प्लॉय होता है वो एक्सपर्ट के अंदर काम करना सीखता है। मतलब एक उसका लीडर होता है जो उस फील्ड के अंदर काफ़ी अच्छी नॉलेज रखता है, तो वो उस फील्ड का एक्सपर्ट होता है, और जो एम्प्लॉय होता है वो उसके अंदर ट्रेनिंग ले लेकर काम करना सीखता है। नेक्स्ट वन इज अंडर स्टडी ट्रेनिंग। इसके अंदर जो न्यू एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑब्जर्व करके अपने सीनियर से ऐसे वो काम सीखते हैं। नेक्स्ट इज कोचिंग एंड मेंटरिंग। इसके अंदर 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है। एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं एंड एम्प्लॉयज उनसे सीखते हैं। नेक्स्ट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के अंदर फर्स्ट वन दैट इज केस स्टडी मेथड। इसके अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं वो रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, उससे सीखते हैं, उससे लर्न करते हैं। नेक्स्ट वन इज रोल प्ले। रोल प्ले के अंदर बेसिकली क्या होता है, वर्क प्लेस सिनेरियोज को मेंटेन करा जाता है, प्रैक्टिकल लर्निंग इसमें प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। इसके अंदर एम्प्लॉय की इंटरपर्सनल एंड टीम वर्क स्किल्स को इन्हांस करा जाता है, उस पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्फ्रेंसेज एंड सेमिनार्स। इसके अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इंडस्ट्री लीडर से, वो एक्सपर्ट से सीखते हैं। Ninth and the most important question, that is what is performance appraisal and explain its process. So performance appraisal is nothing but कि एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर एम्प्लॉय की ओवरऑल परफॉर्मेंस को कंपनी इवेल्युएट करती है अच्छे तरीके से। इसके अंदर कंपनी प्री डिफाइंड जो स्टैंडर्ड्स कंपनी ने करे होते हैं, मतलब कंपनी ने टारगेट सेट करा होता है अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए कि आपको इतना काम करना है और आपको ये सारी चीज़ें अचीव करनी है। तो जो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं उसी के बिहाफ पर जो कंपनी होती है वो एम्प्लॉय को इवेल्युएट करती है कि एम्प्लॉय ने कितना अच्छे तरीके से प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स को अचीव करा है, ठीक है। तो इसी के बिहेव पर उनकी रिपोर्ट कार्ड बनाई जाती है, उनको इवेल्युएट करा जाता है उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को। इसका प्रोसेस क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले कंपनी गोल्स को, एक्सपेक्टेशंस को, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है जो कि वो एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करती है। सेकेंड स्टेप विल बी मॉनिटरिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। इसके अंदर कंपनी क्या करती हैं, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करती है, डेटा को कलेक्ट करती है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करती है प्रॉपर वे में। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग फीडबैक। उसके बाद कंपनी डिस्कस करती है कि परफॉर्मेंस का क्या रिजल्ट आया, उसको 1-to-1 सेशन के साथ एम्प्लॉय के साथ प्रॉपर डिस्कशन करती है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग इंप्रूवमेंट एरियाज। उसके बाद अगर कंपनी को लगता है कि उन्हें एम्प्लॉय को कोई सजेशन देना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी स्किल के ऊपर कोई काम करवाना चाहिए, तो बेसिकली वो कंपनी क्या करती है, कोई भी इम्प्रूवमेंट के अगर उन्हें एरियाज लगते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करती है एंड उसके ऊपर एम्प्लॉय के ऊपर काम करती है, ठीक है, कंपनी। नेक्स्ट वन इज रिवार्डिंग परफॉर्मेंस। अगर कंपनी को लगता है कि इस एम्प्लॉय ने काफ़ी अच्छा काम करा है, इसकी परफॉर्मेंस वेल मेंटेन थी, काफ़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस करा है एंड जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे उसके अकॉर्डिंग इसने परफॉर्म करा है, तो इसके लिए कंपनी उस एम्प्लॉय को प्रमोशन दे सकती है, नेक्स्ट लेवल में उसको डाल सकती है, ठीक है, प्रमोशन दे सकती है, बोनस दे सकती है, उसे रिकॉग्नाइजेशन दे सकती है, उसे अवार्ड दे सकती है, कई सारी चीज़ें दे सकती हैं। सो यस गाइस, ये थे वो 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट के जो एग्जामिनेशन में मेजॉरिटी आते हैं।